आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पब्लिक इंडिया पर आज ये मेरा पहला शो है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम मैं आपके सामने पेश करती रहूंगी। आज जिस हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि ये देश किस तरफ जा रहा है, देश का लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है। जब देश में विपक्ष की आवाज को पैरों तले रौंदा जाए, उसको दबाया जाए, या मैं सही अल्फाज का इस्तेमाल करूं तो कुचला जाए, और विपक्ष की आवाज यानी कि जनता की आवाज, तो ये सवाल तो उठना लाजिम है कि संसद के बाहर आप बोलने नहीं देंगे, संसद के अंदर आप बोलने नहीं देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड कोई दिया नहीं जाएगा, तो आखिर फिर ये देश किस तरफ जा रहा है। एक नाम, जनरल नरवणे, और उनकी किताब जिस पर इस कदर हंगामा बरपा हुआ है कि मोदी जी, जो कि अपने आप को 56 इंच की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि वो 56 इंच का उनका सीना है, ओम बिरला को उनका संरक्षण करना पड़ रहा है। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है? आखिर इस किताब से थर थर क्यों कांप रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी, या मैं सीधे तौर पर कहूं तो नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच जिस तरह की डील हुई है, उसके बाद से हंगामा बरपा हुआ है, और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी कमजोरी ट्रंप के हाथ नरेंद्र मोदी की लग गई है कि वो किसी भी चीज पर सर उठाकर बोल ही नहीं पा रहे हैं। और इसके अलावा जो पूरा संसद में जो हंगामा हुआ है और जो अभी भी चल रहा है, जो अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला को लेकर लाया गया है, जिस पर 118 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिए हैं और ये नोटिस अब जारी किया गया है, ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूर्व विदेश और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी जुड़ गए हैं, और उनसे बेहतर इन तमाम चीजों पर और कौन बोल सकता है। अपनी बेबाकी से, विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स, अपनी बातों को वो रखते हैं। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल यशवंत जी आपसे कि आखिर नरवणे जी की किताब में ऐसा क्या है कि लोकसभा नहीं चल पा रही है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया है, मोदी जी लोकसभा में आते नहीं हैं, और पूरी बीजेपी एक तरह से थर थर कांपती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या है इस किताब में? और जब ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी गई किताब, जो कि अभी जारी है, वो जब पब्लिश हो सकती है, तो ये किताब हिंदुस्तान में क्यों नहीं सर्कुलेट हो सकती है? वो इसलिए नहीं हो सकती है अरफा जी कि जो जनरल नरवणे की किताब है उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो अगर पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली आ जाती हैं तो फिर मोदी जी को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मोदी जी का जो ये केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इमेज है पिछले 12 वर्षों का, या उसके पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि ही इज अ वेरी टफ फेलो, और बहुत मजबूत दिल के आदमी हैं और किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं दुनिया भर में, वो छवि जो उनकी है वो चकनाचूर हो जाएगी उस किताब के सामने आने से। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस किताब को छापने की परमिशन देश के भीतर अभी तक नहीं दी है। आपने वो दृश्य देखा होगा कि उस पुस्तक को राहुल गांधी पार्लियामेंट परिसर में दिखा रहे थे एक दिन, यानी कि वो पुस्तक बाहर छप चुकी है, बाहर के देशों में अवेलेबल है, यहाँ पर भी एक मैगजीन में उसके अंश छपे थे। और जिन लोगों को पता है कि वहाँ जनरल नरवणे ने क्या लिखा है, वो अगर देश की जनता, अधिकांश जनता जान जाएगी तो मोदी जी की जो छवि है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। और क्या लिखा है नरवणे ने? नरवणे ने यही लिखा है ना कि चीनी टैंक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे थे, उनको इसकी खबर मिली, वो व्याकुल होकर जो यहाँ हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं
जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों के पास वो उन लोगों को फोन करते रहे, उनसे इंस्ट्रक्शन मांगते रहे कि हमको क्या करना चाहिए। और अल्टीमेटली बहुत मशक्कत के बाद उनको जो इंस्ट्रक्शन मिला वो ये मिला कि जो उचित समझते हो वो करो। और ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझिए बुशरा जी, जिसमें कि फौज को ये आदेश था कि चीनियों के खिलाफ तुम फायर नहीं करोगे बिना प्रधानमंत्री जी की अनुमति के। और इसीलिए आपको याद होगा कि गलवान वैली में जिसमें हमारे 20 जवान और जो कमांडिंग ऑफिसर थे बाबू वो भी शहीद हो गए थे। वो लड़ाई कैसे लड़ी गई थी? वो लड़ाई लड़ी गई थी डंडे से, गोलियों से नहीं। तो मोदी जी, ये एक तरफ हुक्म था कि आप गोली नहीं चलाओगे, और दूसरी तरफ चीनी टैंक एडवांस कर रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि जो उचित समझो वो करो। तो जनरल नरवणे ने अपनी किताब में क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि आई वाज लेफ्ट होल्डिंग द हॉट पोटैटो। हमको किसी ने इसमें कोई मदद नहीं की, और अंत में उन्हीं को ही ये फैसला करना पड़ा कि वो फौज को ये हुक्म दें कि तुम मुकाबला करो चीनियों का। और तब ये चीनी टैंक थमे थे। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है ना कि मोदी जी की 56 इंच की छाती, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, वो सिकुड़ कर 6 इंच की हो गई थी, और उनको हिम्मत नहीं थी कि वो जनरल नरवणे को, आर्मी चीफ को आदेश दें कि डट कर मुकाबला करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 6 साल तक जो मैं वाजपेयी जी की कैबिनेट में मंत्री था, पहले वित्त मंत्री और बाद में विदेश मंत्री, तो लगातार 6 वर्ष तक मैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का एक सदस्य था। और मैं आपको दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर वाजपेयी जी जैसे किसी प्रधानमंत्री के समय में ये हुआ होता तो तत्काल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई होती। उसमें सारी बातों पर विचार करके, आर्मी चीफ की बातों को सुनकर एक फैसला किया जाता कि इसमें क्या किया जाए, और पूरी सरकार की तरफ से आर्मी चीफ को इंस्ट्रक्शन दिया जाता। ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 56 इंच की छाती जो है आरफा बुशरा जी, वो सचमुच में नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। मोदी जी अंदर से बहुत डरपोक आदमी है और किसी परिस्थिति का मुकाबला वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा जो उचित समझो वो करो। तो क्या ये यशवंत जी, क्या ये चस्पा हो गया है अब मोदी जी के साथ, जो उचित समझो वो करो? क्योंकि वो अपनी इमेज तो ये बनाना चाहते हैं, या ये बनाई गई है मीडिया के एक धड़े और जो पूरा का पूरा बीजेपी आईटी सेल है उसके जरिए, कि जो पहले कभी कोई सरकारों ने नहीं किया, जो पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में, वो मोदी जी ने किया। वो आजादी देते हैं, वो सेना को आजादी देते हैं कि तुम जो चाहे करो, जिस तरह से करो और जिस भी तरीके से करो, यानी कि देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, इस सब से कोई समझौता नहीं। और इससे पहले सरकारें जो रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस की, उन सब ने ऐसा नहीं किया है। और हमने ये भी देखा कि अभी जो एक फिल्म धुरंधर भी जो रिलीज हुई है, जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, उसमें भी दरअसल यही एक इमेज बनाई गई है। तो क्या ये जो किताब है वो मोदी जी की उस इमेज को क्या तार तार करती है? क्योंकि हर इलेक्शन में, हर जगह मोदी जी यही तो बताते रहे हैं कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। मोदी जी अपना नाम अमर करके जाना चाहते हैं इतिहास में, और वो न केवल इस प्रकार के इमेजिन्ड फैसले से अपने को एक मजबूत शख्स दिखाना चाहते हैं,
बल्कि वो तरह तरह के बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं, पुराने बिल्डिंग्स के नाम बदल रहे हैं, क्योंकि उनकी छाप कहाँ छूट जाए, दिल्ली शहर के ऊपर ऐसा लगे कि शाहजहां के बाद अगर कोई बिल्डर हुआ दिल्ली में तो मोदी जी हुए। और उन्होंने देखो ऐसे बनाया ऐसे बनाया, ये सब किसने किया? मोदी जी। और सैकड़ों साल तक लोग नेहरू को भूल जाएंगे, इंदिरा गांधी को भूल जाएंगे, वाजपेयी को भूल जाएंगे, शास्त्री जी को भूल जाएंगे, मोदी को याद रखेंगे कि एक ऐसा वीर प्रधानमंत्री, एक ऐसा गजब का प्रधानमंत्री भारत को मिला था जिसने भारत के दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए जब भी उन्होंने भारत के खिलाफ आंख दिखाने की कोशिश की। ये इमेज वो बनाकर छोड़ना चाहते हैं और इसमें आज के दिन जनरल नरवणे की किताब से वो इमेज पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अगर उन्होंने कहा होता जो चाहो वो करो लेकिन चीनियों को तत्काल रोको, तो इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाती। लेकिन जो चाहो वो करो और एक तरफ ये है कि गोली मत चलाओ, तो क्या ऑप्शन छोड़ा आपने फिर आर्मी चीफ के लिए और इंडियन आर्मी के लिए कि मार खाओ चीनियों से? बिल्कुल हुआ। बिल्कुल, ये तो इसी तरह से हुआ कि आपने हाथ पैर बांध कर आप कह रहे हैं दौड़ो। हाँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। हाँ बिल्कुल। तो यशवंत जी, आप इस डील को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वही घूम फिर का सवाल कि ये जो डील भी है जो कि फाइनलाइज होने जा रही है और एक तरह की जो खाका है वो कम से कम सामने आया है, जिसको लेकर पीयूष गोयल कह रहे हैं एस जयशंकर को ज्यादा पता है, एस जयशंकर कह रहे हैं कि पीयूष गोयल को ज्यादा पता है। उसको लेकर मोदी जी अपना ही सत्कार मालाएं पहन रहे हैं, उन्हीं के एमपी एनडीए के बीजेपी के तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि देश को सिर्फ इवेंट में ही तो झोंका जा रहा है, या तो धर्म की अफीम चटाई जा रही है या फिर इवेंट में झोंका जा रहा है, और इस सब में लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है और सत्ता पर काबिज हुआ जा रहा है, एक के बाद एक राज्यों पर काबिज हुआ जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि अमेरिका और भारत की जो डील है आप उसको कैसे देखते हैं? आखिर इतने मजबूर प्रधानमंत्री क्यों नजर आ रहे हैं? क्या रूस से वाकई में तेल लेना भारत बंद करने वाला है? क्योंकि पुतिन का अक्टूबर का एक बयान है 2025 का जो पूरी तरीके से वायरल है, जिसमें पुतिन ये कह रहे हैं यशवंत जी कि अगर ऐसा होता है तो 8 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत को होगा। देखिए, मेरा मानना है कि भारत को 8 बिलियन डॉलर का नुकसान हो या 80 बिलियन डॉलर का नुकसान हो, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है उतनी जितनी कि ये महत्वपूर्ण बात है कि पीछे चाबुक लेकर ट्रम्प खड़ा है और जब चाहता है तो उस चाबुक का इस्तेमाल करता है, और मोदी जी टांगे के घोड़े की तरह भागते जा रहे हैं और ट्रम्प चला रहा है उस टांगे को। तो ये पिक्चर मेरे मन में आती है जब मैं ट्रम्प और मोदी के बारे में सोचता हूँ कि एक घोड़ा है और एक उसको चलाने वाला है और उसके हाथ में चाबुक है। जब वो चाहे जो चाहे वो करवा लेता है। अब ये जो ट्रेड डील हुआ है जिसका कि पूरी तरह से भी खुलासा नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इसके पहले भारत के लिए रेड लाइंस थी कि कुछ भी हो जाए इन रेड लाइंस को हम क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ग्रेन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन मैंने एक्सपर्ट्स की राय पढ़ी है अखबारों में जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी न किसी फॉर्म में जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स भी हमारे कंट्री में इसके चलते आएंगे। इसके अलावा कृषि को कितना नुकसान होगा इसका खुलासा तभी होगा जब मार्च में पूरी डील सामने आएगी, अभी तो इंटरिम है। और डेयरी इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अमेरिका में बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं जिनको कि प्रोसेस करके डब्बे में बंद कर दिया जाता है। उनका कैटेगराइजेशन क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में है। जाहिर है कि अमेरिका कहेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि
प्रोसेस्ड हैं, पैकेज्ड हैं, अगर वो सब आने लगे तो बैकडोर से इंडिया में सारे यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, चाहे वो कॉर्न हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो और कोई चीज हो। तो और बाकी जो है, जैसे कि अभी लोगों ने कहा कि ट्री प्रोडक्ट्स, अब ट्री प्रोडक्ट्स में क्या होता है? ट्री प्रोडक्ट्स में फ्रूट्स आते हैं जो पेड़ पर उगते हैं, यही होता है ना, और खास करके एप्पल्स। तो भारत में जो एप्पल के ग्रोअर्स हैं, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, उत्तराखंड में, उनका वो तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद लोग कैलिफोर्निया के एप्पल्स खाना शुरू कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स अगर भारत में अमेरिका के आने लगेंगे तो हमारा मित्र देश है अफगानिस्तान, उसका क्या होगा? मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूं कि अफगानिस्तान वाले पूरी तरह निर्भर करते हैं भारत के ऊपर अपने ड्राई फ्रूट्स की के निर्यात के लिए, और वो फ्रूट्स यहाँ पर आते हैं तो उनकी इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। तो इन सब बातों के ऊपर विचार करके ही फैसला लेना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और ट्रम्प को खुश करने के लिए इन्होंने उसकी सारी बात मान ली। और मानने के बाद भी सबसे जो मुझे लगता है कि तौहीनी जिस बात में अपमान है, वो है कि ट्रम्प ये कहता है कि तुमने रूस से तेल खरीदना, कच्चा तेल खरीदना नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारे ऊपर दोबारा 55% टैरिफ लगा देंगे। और टैरिफ की बात करते समय मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके पहले जो हमारा एक्सपोर्ट जाता था यूएस को, उसके ऊपर 2 से 3% ही टैरिफ लगता था, 2 से 3%। जी। फिर हमने उसको बढ़ा के 25 और फिर 50 कर दिया, और अब उसको घटाकर वो कर रहे हैं 18%। और हम तालियां बजा रहे हैं कि वाह वाह, देखिए 50% से उन्होंने कितना कम कर 18% दे दिया। और फिर यहाँ का जो गोदी मीडिया है वो दिखाता है कि देखो इस देश से मेरा यहाँ कंपटीशन है, उसके ऊपर तो इतना टैरिफ है, इसके ऊपर तो इतना टैरिफ। आज ही मैं किसी अखबार में देख रहा था कि उन्होंने वियतनाम के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टैरिफ, या कोई और देश है जिसके ऊपर उन्होंने टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। तो कल जो अखबार हमारा कह रहा था कि हमारा ग्रेट टैरिफ एडवांटेज मिल गया यूएस मार्केट्स में, आज वो क्या कहेंगे? वो खामोश रह जाएंगे। तो ये सारा एक बनावटी खेल चल रहा है भारत में, और मैं मानता हूं कि इंडो यूएस ट्रेड डील से भारत को भारी नुकसान आने वाले दिनों में होने वाला है। सवाल पर ये उठता है यशवंत जी, और लोगों के जहन में भी, जनता के मन में भी ये सवाल जरूर है कि आखिर ऐसी कौन सी बात ट्रम्प को मोदी जी की पता है जिसकी वजह से वो इतने मजबूर, हताश हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये दरअसल सिर्फ उनका नहीं, देश का अपमान है जिस तरह से ट्रम्प जिस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो चाहते नहीं है, वरना वो राजनीतिक करियर भी बर्बाद कर सकते हैं मोदी जी का, ये तक उन्होंने कहा है। तो क्या ये अडानी का मामला लगता है आपको? ये एप्स्टीन फाइल का आपको मामला लगता है? कुछ तो ऐसा है जिसकी राजदारी है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ट्रम्प का ये कहना कि आई डोंट वांट टू एंड मोदीज पॉलिटिकल करियर, ये कहा है उनसे, इसका मतलब क्या हुआ कि जब चाहूं मैं तब मोदी का पॉलिटिकल करियर मैं खत्म कर सकता हूं। तो ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके पास बहुत सारे गंभीर राज हैं मोदी जी के बारे में। अब वो अडानी को लेकर हैं, इसको ये तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अडानी से भी गंभीर मसले हैं जिसकी जानकारी ट्रम्प को है। दरअसल मैं बताऊं आपको तो जिसकी जानकारी भारत के बारे में, जो जानकारी प्रधानमंत्री के बारे में जो जानकारी है, वो 2 देशों के पास है। एक है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। कि इजराइल की जो जानकारी है वो अमेरिका की भी जानकारी है, और कुछ जानकारी है चीन के पास, जिसके चलते
चीन के सामने भी मोदी जी नहीं खड़ा होना चाहते हैं। तो ये कोई कुछ गंभीर जानकारियां हैं जिनके बारे में चूंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है तो हम अटकल ही लगा सकते हैं, लेकिन मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि कोई बहुत ही गंभीर बात मोदी जी के बारे में ट्रम्प को पता है और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं उनका राजनीतिक करियर खत्म नहीं करना चाहता। तो आपको ये लग रहा है कि मोदी जी अभी फिलहाल कठपुतली हैं ट्रम्प की, कि उनकी डोर उनके हाथ में है और जिस तरह से चाह रहे नचा रहे हैं? मोदी जी इज हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड टुडे। ओके। बहुत हाँ, बहुत ऐसी बातें हैं जिसके चलते वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उसी के चलते जो हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो खड़ा हो ही नहीं सकते हैं ट्रम्प के खिलाफ, क्योंकि जब बहुत गंभीर बात जी, बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं और अगर से गंभीर बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जी कि पहले तो मैं बोलता था तो ये कुछ लोग कह सकते थे कि भाई ये यशवंत सिन्हा अटकलबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब से ट्रम्प ने ये कहा है कि आई डोंट वांट टू एंड हिज पॉलिटिकल करियर, तब से मुझे पूरा भरोसा विश्वास हो गया है कि ट्रम्प के पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं मोदी जी के बारे में जो अगर पब्लिक हो जाए, पब्लिक डोमेन में आ जाए, तो फिर मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। बड़ी बात आप कह रहे हैं और अगर एक पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे ये भी पता चलता है कि देश का एक ऐसे प्रधानमंत्री जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जो ये कहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, 56 इंच की उनकी छाती है, वो एक नहीं 3-3 देशों के सामने आकर क्यों इतने नतमस्तक हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल फिर ये भी कि जब हम देश की बात करें अगर यशवंत जी, कि ओम बिरला को अगर प्रधानमंत्री को संरक्षण देना पड़ रहा है, महिला सांसद आकर वेल में अगर आ जाएं और वो कुछ नारेबाजी करने लगे और एक महाशय तो यहां तक आगे बढ़ गए, इन्होंने कहा कि दांत से काट सकती थी अगर उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। मतलब आपने देश को, पार्लियामेंट को, इस सब को एक मजाक, एक भद्दा मजाक आपने बनाकर रख दिया है। तो अगर ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने आप की रक्षा ना कर सके पार्लियामेंट के अंदर और ओम बिरला को ये कहना पड़े कि मैंने उन्हें मना किया था, यानी कि वो उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो कहां जा रहा है ये देश और देश का लोकतंत्र और ये संसद? देखिए, आपने जैसा कहा कि मजाक बन गया है, क्यों मजाक बन गया है? राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब के कुछ अंश लोकसभा में रखना चाहते थे, यही था ना। अब वो अंश जो कि एक मैगजीन में छप चुके हैं, वो अंश जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उसको वो लोकसभा में ऑथेंटिकेट करके रखना चाहते थे। उससे सरकार की छवि को बहुत गहरा धक्का लगता, इसलिए ओम बिरला साहब जो और कुछ नहीं, केवल सरकार के हाथों में कठपुतली हैं, उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी कई दिनों तक और लोकसभा उसी के चलते लगातार भंग होती जा रही है, नहीं चल रही है, बजट के ऊपर चर्चा नहीं हो पा रही है। तो ये जो बात है रोकने की, एक तो इसके चलते वहां पर तनाव हो गया है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री को किस बात का जवाब देना था। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो होता है पार्लियामेंट के सामने वो होता है कि राष्ट्रपति के संबोधन के बारे में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए। उस बहस का जवाब आवश्यक रूप से प्रधानमंत्री जी को देना होता है। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना था, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में नहीं आए, उनको लोकसभा में आने से रोका किसने? सदस्यों ने नहीं, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष ने। उन्होंने कहा आप आएंगे तो आपकी जान को खतरा है। किससे खतरा है? विपक्षी महिला सांसदों से। विपक्षी महिला सांसद जो थी वो मोदी जी के ऊपर आक्रमण करती। पूरा बीजेपी जब मोदी जी आते हैं तो मेज थपथपाते रहते हैं
वो लोग हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे रहते और कोई मोदी जी को बचाने के लिए नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं लोकसभा में था कि कई ऐसे मौके आए जबकि जो मिनिस्टर थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा शक था कि विपक्ष के सदस्य ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। तो ये जब परिस्थिति बनती थी और विपक्ष के सदस्य उधर बढ़ते थे तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी जाकर एक घेरा बना लेते थे सामने उस मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए। ये दृश्य देखा मैंने स्वयं। तो क्यों नहीं बीजेपी के जो जिंदा दिल और इतने क्या कहें साहसी हमारे सदस्य लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं जाके प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो जाते, घेरा बना लेते कि मैं विपक्ष की महिला सांसदों के द्वारा उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आता। तो ये सब बनावटी बातें हैं। दरअसल अगर ऐसी बात थी तो बिरला जी ये कह के नहीं बच सकते हैं कि उनके पास सूचना थी। उनको बताना पड़ेगा लोकसभा में कि कहां से सूचना आई थी, सूचना कितना रिलायबल था, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या वो जांच बिठाएंगे जैसा उनको बिठाना चाहिए कि कौन सी महिला सांसद थी जो कि मोदी जी के ऊपर अटैक करती, उनको दांत से काटती। जी, बिल्कुल। ये एक अजीब सी बात है। ये सुनने में हास्यास्पद लग रहा है कि दाँत से काट लेती, लेकिन ये कितनी गंभीर बात है कि जनता के द्वारा चुनी गई उन सांसदों को, जिन्होंने जनता ने चुनकर जिनको भेजा है अपने ज़रूरी सवाल, मुद्दे उठाने के लिए, जो महिला हैं, उनको लेकर किस तरह के बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सुनने में हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन ये कितना विवादास्पद है और उसके साथ-साथ गंभीर है, इसको समझने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल मेरा यशवंत जी, कि ओम बिरला को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है अविश्वास प्रस्ताव का, इसको आप कितना गंभीर मान रहे हैं? और दूसरा, ये जिस तरह का पूरा एक एक हम ये देख रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, उनका ये एटीट्यूड, या फिर जिस तरह की बातें आप देख रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं सीधे तौर पर, ये ऑडेसिटी आखिर कहाँ से आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि एसआईआर जैसी एक ऐसी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिनको उन्हें लगता है कि अब जनता नहीं चुन रही है सरकार को, बल्कि सरकार चुन रही है कि कौन उनका वोटर होगा, नहीं होगा, और वो जहां चाहेंगे, जिस भी तरीके से चाहेंगे, वो चुनाव जीत लेंगे। इसलिए इन तमाम बातों का उनको उस तरह से फर्क नहीं पड़ता, या फिर फर्क पड़ता है और हेडलाइंस के जरिए उनको मैनेज किया जा रहा है। देखिए, मैं अभी चंद दिन पहले की बात बताना चाहता हूँ आपसे कि जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में या एनसीआर में, वहाँ पर एक सज्जन मुझसे मिलने आए थे, कुछ काम था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस सेक्टर में मैं हूँ उस सेक्टर में माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्यों के बहुत सारे नाम जो हैं वो काट दिए गए। और जब इनको पता चला तो ये बीएलओ के पास गए, उन्होंने कहा भाई क्यों इनका नाम हटाया? तो बीएलओ ने बीजेपी की तरफ इशारा किया और कहा कि बीजेपी के लोगों ने कहा कि इन सब लोगों का नाम काट दो, और इसलिए उसने काट दिया। ये दूसरी बात है कि उन्होंने बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया कि ये सब जेन्युइन है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और इसलिए उनको दोबारा शामिल करवाया। लेकिन पता नहीं कितने हजारों लाखों ऐसे असहाय लोग हैं जिनका आज कोई इस देश में मालिक नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, उन लोगों का नाम काटा जा रहा है एसआईआर के द्वारा। मुझे इस बात पर घोर ताज्जुब है कि एसआईआर में नाम काटे जा रहे हैं। इतने लाख नाम काट दिए गए, उतने लाख नाम काट दिए गए। तो इस देश की आबादी जो है वो क्या कम हो रही है? इस देश की जो आबादी है उसमें 18 साल की उम्र क्रॉस करने वाले कोई बचा नहीं अब, कि 18 के पहले ही आके वो थम गए। क्योंकि लोगों को जोड़ना भी चाहिए ना एसआईआर में। जो नए वोटर्स हैं उनको क्यों नहीं जोड़ा जाता? और ये खबर कहीं से नहीं आती है। इतने लाख लोगों का नाम कट गया, लेकिन कितने लाख लोगों का नाम जुड़ा ये खबर नहीं आती है। तो ये एक ऐसा बड़ा घपला है जो कि अगर जांच होगी तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग फंसेंगे। और शायद इसीलिए सरकार ने ये तय किया
कि चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके खिलाफ न उनके टर्म के दौरान न उसके बाद कोई भी फौजदारी किसी प्रकार का मुकदमा किया जा सकता है। उनको जिंदगी भर का प्रोटेक्शन मिल गया जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं है। तो चुनाव आयोग की मिली भगत से एसआईआर के थ्रू भारी गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, और अगर विपक्षी राजनीतिक दल सावधान नहीं रहेंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान एसआईआर के थ्रू होगा। और ये एक बिल्कुल जो कुटिल बुद्धि, एक मिस्चिवस माइंड का ये प्रोडक्ट है कि एसआईआर कराओ। 2002-03 में भी एसआईआर हुआ था जब हम लोग सरकार में थे। आपने कहीं सुना कि हंगामा हो रहा है देश भर में, एसआईआर हो रहा है? लेकिन ये जानबूझ के इस बार कराया जा रहा है कि वैसे लोगों को बाहर कर दो जो हमको वोट नहीं देते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हमको वोट में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और भी इनके पास बहुत सारे उपाय हैं जिसका विवरण अभी छोड़ देते हैं हम। लेकिन पूरी जो तैयारी है मोदी शाह के गैंग की, और मैं जानबूझ के उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उस गैंग की पूरी तैयारी है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो, आगे चल के पूरा इलेक्शन स्टेज मैनेज हो और हमको दोबारा सत्ता में लौटने से कोई रोक न पाए। जी, बहुत ही आप गंभीर आपने ये बात कही है, और जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है गैंग, वही बता रहा है कि किस तरह से ये देश चल रहा है और देश में क्या कुछ हो रहा है। सवाल यही है कि एक के बाद एक जिस तरह से अलग-अलग राज्यों में सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, तीसरी बार देश में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तो उनको ये लगता है कि शायद वो जो कुछ कर रहे हैं वो शायद उनको सत्ता उनको दिलाने में उनको कारगर साबित हो रहा है। लेकिन उसके सबके पीछे का खेल क्या है, ये भी जनता को बहुत अच्छे से समझ में आता है। बहुत-बहुत शुक्रिया यशवंत जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जी, प्लीज। अगर आप इजाजत दें तो एक बात और कहूँगा। जी। मोदी सत्ता से बाहर होंगे, लेकिन वो सत्ता से बाहर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि देश में वो चुनाव हार जाएंगे। वो सत्ता से बाहर इसलिए होंगे क्योंकि विदेशों में उनकी पोल ऐसी खुलेगी कि देश में उनको प्रधानमंत्री बने रहना संभव नहीं होगा। बहुत आपने आखिरी बात ही शायद सबसे महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि देश के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से एक इस तरह की कोई बात या इस तरह की कोई चीज होगी जिससे वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इशारा किस तरफ है, वो साफ तौर पर सीधे दिख रहा है। ये तमाम चीजें कितनी गंभीर रूप से आगे बढ़ती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। यशवंत जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।